हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पावरफुल फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक साथ 3 डेरिवेशन को एक शॉर्ट ट्रिक में कंप्लीट करने वाले हैं। तो 3 डेरिवेशन आपके दिए हुए हैं, RL परिपथ, RC परिपथ और LCR परिपथ। ठीक है, तो आपको अलग अलग इन तीनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एकदम शॉर्ट सिस्टम और एक शॉर्ट ही तरीके से हम इन तीनों को एक ही साथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देकर आप पूरा इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले, अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L दोनों जुड़े हुए हों तो तीनों ही स्टेप में जो आरोपित वोल्टता का मान है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो आपकी प्रथम जो समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर आरोपित वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर आरोपित वोल्टता, तो इसका जो मान है वो फिक्स है आपका E बराबर E डॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस मान में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन डेरिवेशनों में आपको एक सदिश आरेख, एक फेजर आरेख के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए। तो फेजर आरेख में थोड़ा बीच में बना रहा हूँ एक बार, कि आपको सबसे पहले निर्देश तंत्र का एक निर्देशांक लेना है एक्स एक्स, ये आपने यहाँ फिक्स कर दिया। तो तीनों ही परिपथों में कॉमन क्या है कि प्रतिरोध सभी में लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप एक्स एक्स के सिरों पर जो विभांतर है तो वो प्रतिरोध वाला विभांतर मानते हो, यानी प्रतिरोध के सिरों का जो विभांतर है VR, वो आपको हमेशा एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, फिर आपने जैसे पढ़ा है कि प्रतिरोध की स्थिति में धारा और वोल्टता समान है, प्रेरकत्व की स्थिति में धारा 90 डिग्री पीछे है, संधारित्र की स्थिति में 90 डिग्री आगे है। तो यहाँ आगे पीछे की कंडीशन में आपने ऐसा फिक्स कर दिया कि आपको जो धारा को है वो हमेशा एक्स एक्स पर ही लेना है। ठीक है, धारा को चेंज नहीं करना है। अगर वोल्टता आगे है तो आगे दिखा दो, पीछे है तो नीचे दिखा दो। अब अगर हम पहले परिपथ की बात करें RL की, तो आपको R के साथ अगर L दिखाना है तो ये आपने L को यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया है कि इसे आपने प्लस वाई एक्स के अकॉर्डिंग ले रखा है। तो यहाँ प्लस एक्स दिशा के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेरकत्व के सिरों का विभांतर है VL। ठीक है, अब प्रतिरोध ये चाहता है कि धारा और वोल्टता दोनों समान कला में हो, तो ये E डॉट को यहाँ रखना चाहता है। प्रेरकत्व चाहता है कि वोल्टता धारा से 90 डिग्री आगे हो यहाँ पर। तो एक साथ वोल्टता का जो मान है वो दो जगह तो रह नहीं सकता। तो आपको फाइनली करना ये है कि अगर ये दोनों ही प्रभावी है तो वोल्टता इनके बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो वोल्टता को आप ये मानोगे कि भाई धारा से वोल्टता है जो फाई कला आगे है। ठीक है, दोनों की मिक्स कंडीशन आपने यहाँ ले ली। तो ये यहाँ पर एक सदिश आरेख है। अब यहाँ से जैसे आप एक्स एक्स पर लंब डालोगे आपको बिंदु मिल रहा है A, ये मान आ गया O से A का VR। यहाँ लंब डालोगे तो बिंदु मिल गया आपको B, तो ये मान आ जाएगा VL। तो ये यहाँ आपको सदिश आरेख की कंडीशन में बनाना है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सदिश आरेख। अब अगर आप यहाँ पर आरोपित वोल्टता का मान आपको दे दिया, अगर धारा का मान निकालना हो यहाँ पर, तो यहाँ आप इसी सदिश आरेख से पॉइंट स्टार्ट करोगे। तो आप लिखोगे यहाँ त्रिभुज AOP से, तो यहाँ आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया OP, आधार आ गया यहाँ OA, प्लस लंब यहाँ पर आ गया AP। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। लेकिन यहाँ सदिश आरेख में अगर आप देखते हो तो आपके पास AP का कोई मान लिखा हुआ नहीं है, तो AP को आप कन्वर्ट करोगे तुल्य सदिश के अकॉर्डिंग OB में, क्योंकि दो ऐसे सदिश जो परिमाण और दिशाओं में सेम हो, समान हो, तो वो तुल्य सदिश है। तो आप यहाँ पर AP को यहाँ से हटाकर इसकी जगह लिखोगे OB। तो आपको सदिश आरेख में दिखाई दे रहा है कि OP का मान यहाँ E डॉट है स्क्वायर, OA का मान यहाँ VR है स्क्वायर, और OB का मान यहाँ VL है स्क्वायर। ठीक है, अब इनका मान क्या होगा VR का, VL का, तो ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जो प्रतिरोध R है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि R के सिरों पर विभवांतर, तो ओम के नियमानुसार आपने पढ़ रखा है कि विभवांतर आएगा VR बराबर I डॉट R। ठीक है, पूछा जाए L के सिरों पर विभवांतर, तो L के सिरों पर विभवांतर का जो मान है वो आ जाएगा VL बराबर I डॉट XL। ठीक है, प्रतिरोध की जगह XL यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात आ जाएगा, क्योंकि यही प्रेरकत्व की स्थिति में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस फॉर्मूले में आप यहाँ इस प्रकार से लिखोगे, VR की जगह मान आ जाएगा I डॉट स्क्वायर R स्क्वायर, VL की जगह आ जाएगा I डॉट स्क्वायर XL स्क्वायर। I डॉट स्क्वायर आप यहाँ लोगे कॉमन में, तो अंदर मान बच जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ आपको धारा का मान निकालना है I डॉट का, तो I डॉट का जो मान है वो आ जाएगा यहाँ E डॉट स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और जैसे ही आप I डॉट के ऊपर का स्क्वायर हटाते हो तो E डॉट के ऊपर का भी स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन बटा के नीचे जो मान है उस पर आ जाएगा अंडररूट। ठीक है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर XL स्क्वायर और ऊपर अंडररूट। अब यहाँ आपको इस आरेख से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धारा है वो वोल्टता की कला से कितना पीछे है भाई, फाई कला। तो आप यहाँ से लिखोगे सदिश आरेख से, तो सदिश आरेख से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि धारा की जो कला है वो वोल्टता की कला से यहाँ फाई कला पीछे है, तो ये माइनस फाई आ जाएगा। ठीक है, I डॉट का मान आपके सामने है, तो आप मान लिखोगे E डॉट बटा अंडररूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस फाई। तो यहाँ आपके सामने है कि ये जो बटा में मान है, ये मान यहाँ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे मान को आप यहाँ बोलोगे प्रतिबाधा। दूसरा पॉइंट आपको कई बार ये पूछा जाता है प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिबाधा को आप यहाँ Z से दर्शाओगे। तो ऐसी राशि जो RL परिपथ में, RC परिपथ में या LCR परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, ऐसी राशि को आप बोलते हो प्रतिबाधा। तो फॉर्मूला आपके सामने R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या फिर यहाँ पर आप XL की जगह L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यह राशि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा। अब आपको यहाँ जो ये सदिश आरेख आपने बनाया है, तो यहाँ पर आपको एक ज्यावक्रीय आरेख भी पूछा जाता है, हम पीछे की वीडियो में ऐसा बना चुके हैं। तो सबसे पहले आप वोल्टता और समय के बीच में आरेख खींचोगे, तो ये आरेख आ गया वोल्टता और समय के बीच में। ठीक है, इस बार धारा 90 डिग्री नहीं है, केवल फाई कला पीछे है, तो जितना पीछे उतना ही आपको ग्राफ को आगे से स्टार्ट करना है। ये तो फाइनली ग्राफ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपको दर्शाना है I बराबर I डॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई। ठीक, तो यहाँ धारा और वोल्टता के जब आप ज्यावक्रीय आरेख खींचोगे तो इसमें स्पष्ट होगा कि धारा की जो कला है वो वोल्टता की कला से यहाँ पर कितना पीछे है, फाई कला पीछे है। प्रतिबाधा का भी आपको एक फेजर आरेख पूछा जाता है, तो प्रतिबाधा का फेजर आरेख आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो जिस तरीके से आपने निर्देश तंत्र के दो निर्देशांक दिखाए हैं, यहाँ भी आप निर्देश तंत्र के दो निर्देशांक दिखाओगे, x और y। अब प्रतिबाधा में यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं,
तो आप एक्स एक्स में रखोगे आर को और वाई दिशा में रखोगे आप एक्स एल को, ठीक है। और दोनों मान एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो तो इनका जो परिणामी मान है वो बीचों बीच में आ जाएगा। तो ये आर तक का मान और इधर ये मान आ जाएगा यहाँ पर एक्स एल तक का। तो यहाँ पर जो फाइनली मान है वो आ जाएगा जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर और ऊपर अंडर। तो ये मान आपको यहाँ पर फाई कोण पर दर्शाना है, ठीक है। तो ऐसे आरेख को आप यहाँ बोलते हो फेजर आरेख। तो ये प्रतिबाधा का फेजर आरेख है। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट आपको पूछा जाता है कला कोण के लिए, यानी फाई का मान आपसे पूछा जाए तो पूरा सदिश आरेख आपके सामने बना हुआ है। कोण यहाँ आप टेन की कंडीशन में निकालोगे तो मान यहाँ आ जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान यहाँ है AP, आधार यहाँ है OA। AP का मान आपको दिया हुआ नहीं है तो आप तुल्य सदिश के अकॉर्डिंग इसको OB के इक्वल मानोगे, तो OB बटा OA। OB का मान आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो OB का मान है यहाँ VL, OA का मान है VR। तो VL का मान लिखोगे आप I डॉट XL और VR का मान लिखोगे आप I डॉट R। तो I डॉट से I डॉट कैंसिल करने के बाद अगर आप फाई का मान निकालते हो तो वो मान आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स XL बटा R। तो आपको इस 4 नंबर के रूप में पूछा जाता है। तो इसमें आपसे सदिश आरेख, धारा का मान, प्रतिबाधा का मान, कला कोण का मान, ठीक है। और इनमें अलग से आपको एक फेजर आरेख और पूछा जाता है। वो फेजर आरेख आपकी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सदिश आरेख को आसानी से बना सकते हो तो इसी सदिश आरेख से यहाँ आप फेजर आरेख भी बना सकते हो। करना आपको ये है कि इसी सदिश आरेख को आपको थोड़ा सा थीटा कोण पर घुमाना है। तो जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है हम इसी को थीटा कोण पर घुमा देते हैं। तो कंडीशन ये हो जाएगी, ये मान x दिशा में आपने बनाया VR आ गया, y दिशा में जो आपने बनाया वो VL आ गया। अब यहाँ पर निर्देश तंत्र को आप फिर से बना दो, तो ये बन गया XX और ये बन गया यहाँ पर YX। और दो मान अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो तो इनका जो परिणामी मान है वो यहाँ बीच में आएगा। तो ये इस तरीके से मान बन जाएगा कि ये जो परिणामी मान है, ये परिणामी वोल्टता आपको निकालनी है, तो VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर और ऊपर अंडर। तो यहाँ अगर कोई भी ऐसा वक्र बनता है, ऐसा आरेख बनता है, तो ऐसे आरेख को हम फेजर आरेख बोलते हैं। तो केवल और केवल इस सदिश आरेख को ही आपको थीटा कोण पर घुमाना है। ये VR यहाँ दर्शा रखा है, VL यहाँ दर्शा रखा है, और दर्शाने के बाद में जो ये परिणामी E डॉट यहाँ बन रहा था इसकी जगह हम V मान सकते हैं। और ये बनने के बाद में अगर निर्देश तंत्र के 2 निर्देशांक बना दिए जाए तो ऐसे आरेख को हम बोलेंगे फेजर आरेख। तो ये यहाँ पर आपके RL परिपथ के लिए पूरा डेरिवेशन था। अगर यही डेरिवेशन आपको RC परिपथ के लिए पूछा जाए तो आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अगर RC परिपथ की बात हो तो चेंजिंग आपको ये करनी है कि अगर आपको C संधारित्र के सिरों पर विभवांतर पूछा जाए तो आप यहाँ पर इसी मान को VC बराबर I डॉट XC बोलोगे, तो ये मान आ जाएगा धारतीय प्रतिघात, ठीक है। वह राशि जो संधारित्र की स्थिति में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। इसमें कंप्लीटली चेंजिंग ये होने वाली है कि जैसे यहाँ प्रेरकत्व वोल्टता को बढ़ाना चाहता है, लेकिन संधारित्र की स्थिति में वोल्टता हमेशा पीछे रहती है। तो ये जो सदिश आरेख है आपका, ये सदिश आरेख यहाँ इस प्रकार से बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके एक बार बना रहा हूँ। तो अगर इसी पॉइंट को आप देखते हो, अलग से आप देख लो एक बार, तो ये पॉइंट आपका इस प्रकार से बन जाएगा कि ये जो XX है इस दिशा में आप लोगे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, ठीक है, और जो धारा का मान है I डॉट। इस बार संधारित्र को आपको -y की तरफ लेना होगा। अब यहाँ आपके माइंड में ये बात है कि निर्देश तंत्र के तीनों निर्देशांक Z क्यों नहीं लिए जा रहे।
तो जेड की कंडीशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि प्रेरकत्व की स्थिति में वोल्टता 90 डिग्री आगे, संधारित्र की स्थिति में 90 डिग्री पीछे। टोटल जो अंतर है 180 का होता है, और 180 को दिखाने के लिए आपको प्लस वाई और माइनस वाई लेना होगा। तो यहाँ ये मान आ जाएगा VC। तो VR चाहता है वोल्टता यहाँ रहे, VC चाहता है वोल्टता यहाँ रहे 90 डिग्री पीछे। तो इन दोनों का जो परिणामी मान है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, तो वोल्टता आ जाएगी इस जगह यहाँ पर फाई ई डॉट। ठीक है, तो ये जो कोण है ये यहाँ पर फाई कहला जाएगा। यहाँ से अगर उसी प्रकार से आप दोनों जगह लंब डालते हो तो ये जो मान है ये आपके इस प्रकार से बन जाएंगे, ये वही A पॉइंट और ये आ जाएगा B पॉइंट। तो जो फेजर आरेख आपने यहाँ बनाया था, सदिश आरेख बनाया था, वही सदिश आरेख यहाँ बन गया। ठीक है, इसी सदिश आरेख को फेजर आरेख भी बोलते हैं क्योंकि इसी को थीटा कोण पर घुमा के हमें नया बनाना होता है। अब मान कोई चेंज नहीं करना, वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और जो VL जहाँ जहाँ लिखा हुआ था उसकी जगह आपको यहाँ पर XL की जगह XC, VL की जगह VC। बस आप जैसे यहाँ लिखोगे सदिश आरेख से, तो सदिश आरेख से इस बार आपको दिखाई दे रहा है कि वोल्टता यहीं पर ही है और धारा इस बार आगे है। तो आप I बराबर I डॉट साइन ओमेगा टी माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दोगे कि इस बार धारा वोल्टता से फाई किला आगे है। और I डॉट का जो मान है वो आप यहाँ E डॉट बटा अंडररूट में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखोगे। तो यहाँ ये राशि क्या कहलाएगी, प्रतिबाधा जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पहले भी प्रतिबाधा का फॉर्मूला था, XL की जगह XC आ जाएगा, और XC का मान आपने पढ़ रखा है कि 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब प्रतिबाधा का जो फेजर आरेख आपने पहले बना रखा था, तो प्रेरकत्व की स्थिति में फेजर आरेख ऊपर था। ठीक है, अब यहाँ पर संधारित्र की स्थिति में ये फेजर आरेख कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ही आप चेंज करके दिखा सकते हो, क्योंकि XX की दिशा में आपको वही R का मान लेना है, प्रतिरोध R, और माइनस Y की दिशा में इस बार आपको XC का मान लेना है, और परिणामी जो प्रतिबाधा है वो दोनों के बीच में ही आ जाएगी। तो ये मान आपका इस प्रकार से बन जाएगा, वही यहाँ आपको फाई कोण दिखाना है, और ये मान आ जाएगा Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर और अंडररूट। तो दोनों मान सेम है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे आपने पहले ऊपर की तरफ दिखाया था प्लस वाई में, वही मान इस बार यहाँ पर माइनस वाई दिशा में बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही कला कोण की कंडीशन आपको चेंज करनी हो तो जहाँ जहाँ XL आता है वहाँ पर मान XC आ जाएगा। और जो आरेख आपने पहले बनाया था कि धारा पीछे है फाई कला, अगर ये फाई कला इस बार आगे हो जाती है, यहाँ माइनस की जगह प्लस बनता है, तो आप धारा को उतना ही पहले से स्टार्ट करोगे, तो ये आरेख इस तरीके से बन जाएगा। तो इस बार ये जो धारा है वो फाई कला आगे हो जाएगी। तो केवल आपको एक पोर्शन याद करना है, दूसरे में केवल और केवल आपको जैसे सदिश आरेख है, प्रतिबाधा का फेजर आरेख है, ऐसे 1-2 पॉइंट आप देख लो और कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब बात करें हम RLC यानी LCR परिपथ की, तो RBC बोर्ड में तो ये 2019 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसके रिपीट होने की संभावना कम है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को तो ये भी देखना है, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जिनका थोड़ा सा जो टारगेट है कम है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। तो आपको चेंजिंग क्या करनी है, पूरी प्रोसीजर यही रहेगी, सदिश आरेख भी यही बनेगा, क्योंकि जैसे ही तीनों कंडीशन एक साथ लगा दी जाती है, तो यहाँ जैसे इसी आरेख को हम देख सकते हैं, तो इस बार आपको प्लस y को भी दिखाना होगा और माइनस y को भी दिखाना होगा। आप यहाँ लिखोगे VL और यहाँ माइनस y पर लिखा जाएगा VC। इसे मैं एक बार हटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आपको एक कंडीशन माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो L और C दोनों ही प्रभावी होंगे, एक 90 डिग्री पीछे रखना चाह रहा है, एक 90 डिग्री आगे, तो दोनों का परिणामी मान 0 पर ही लेके आ जाएगा। तो यहाँ आप किसी एक को ज़्यादा मानोगे, तो आपने जैसे कंडीशन मान ली कि C का मान है वो L से ज़्यादा है। ठीक है, तो C का मान L से ज़्यादा है तो ग्राफ C के पाले में चला जाएगा नीचे, और अगर L का मान C से ज़्यादा हो तो वही ग्राफ वापस L के पाले में आ जाएगा ऊपर। तो आप जैसे ये आरेख बना हुआ है,
L भी है, नीचे C भी है, लेकिन अगर C का मान L से ज़्यादा है तो ये जो मान है वो आपको दिखाना पड़ेगा VC माइनस VL। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मान है वो आपको यहाँ दिखाना है। L ज़्यादा है तो वही वोल्टता धारा से पीछे है। पूरा डेरिवेशन यही है, आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। लेकिन इस बार जैसे ही आप OB का मान रखते हो तो OB का मान इस बार VC नहीं है, VC माइनस VL है। तो आपको चेंजिंग ये करनी है कि जहाँ जहाँ ये VC लिखा हुआ है आपको यहाँ पर VC माइनस VL का होल स्क्वायर, जहाँ XC आपने लिखा है तो यहाँ पर आप XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से बननी है कि दोनों प्रतिबाधाएं एक साथ लिखी जानी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपने XC लिखा है तो उसके साथ माइनस में XL भी लिखना है, ऊपर होल स्क्वायर XL और ये ऊपर होल स्क्वायर। हर जगह आपको बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे ही आप सदिश आरेख बनाते हो तो अगर ये आरेख बनाते हो तो इसमें तो यही कंडीशन आ जाएगी। और प्रतिबाधा अगर आपको दिखानी है तो XC अकेला नहीं आएगा, इस बार XC माइनस XL दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको LCR में ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप L को C से ज़्यादा मानते हो तो XL में से XC को घटाकर और लिख दो, और C को L से ज़्यादा मानते हो तो आप XC में से XL को घटाकर लिख दो। पूरा पॉइंट वही आना है। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग यहाँ हो जाएगी। जैसे कला कोण की हम बात करें तो यहाँ जैसे आपने केवल XC दिखाया था तो इस बार XL यहाँ और आ जाएगा, और लास्ट में भी XC माइनस XL बच जाएगा। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन वही है। ज्यावक्रीय आरेख में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रतिबाधा है तो उसमें अगर मान लो C ज़्यादा है तो वही ग्राफ नीचे की तरफ, L ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ। बस इसमें आपको एक मान ऐड करना पड़ेगा। अगर L ज़्यादा है तो L माइनस C, और C ज़्यादा है तो C माइनस L। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर RL परिपथ और RC परिपथ आपको अच्छी तरह याद है तो इसी प्रोसीजर पर आप यहाँ पर LCR को भी याद कर सकते हो। फेजर आरेख आपकी मुख्य प्रॉब्लम होती है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी सदिश आरेख आप बनाते हो केवल उसे थीटा कोण पर घुमाकर आप बना दो, और उसमें निर्देश तंत्र आप वापस X और Y वापस दर्शा दो, तो फिर इस प्रकार से एक आरेख बन जाएगा। वही आपका फेजर आरेख कहलाता है। ठीक है, LCR में ये है, आपको तीनों कंडीशन यहाँ दिखानी पड़ेगी। तो जैसे आप यहाँ XY और माइनस Y भी दिखाया तो ये एक पॉइंट आपको और दिखाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आप VL दिखाओगे, नीचे की तरफ आप यहाँ VC दिखाओगे। ठीक है, और अगर मान लो L की कंडीशन C से ज़्यादा है तो यहाँ आपको VL माइनस VC लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में भी यहाँ ऐसा होगा कि VL माइनस VC का आपको होल स्क्वायर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं। तो इन तीनों पॉइंटों को एकदम शॉर्ट में ही किया, तो शॉर्ट में ही आपको एक साथ याद करना है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो LCR को इनको थोड़ा दोबारा रिपीट करके भी आपको और बता सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपका समय भी कम लिया है कि तीनों पॉइंट है एक साथ कम समय में आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।